हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के लेक्चर में हम लोग तीन टॉपिक छोटे छोटे कवर करेंगे। हम देखेंगे एंशिएंट इंडिया में किंगशिप कैसी थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन कौन हुआ करते थे, और इसके अलावा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का होता था। तो पहले हम किंगशिप से स्टार्ट करेंगे। किंगशिप का यहाँ पे बेसिकली मतलब है जो किंग हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, उनकी क्या ड्यूटीज थी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। ठीक है, तो उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें किंगशिप की तो बेसिकली जो कौटिल्य चाणक्य हैं उन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसमें उन्होंने एक थ्योरी दी है, सप्तंग थ्योरी। तो उस सप्तंग थ्योरी में बेसिकली किंगशिप को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो द किंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इन द बॉडी पॉलिटिक इन द सप्तंग थ्योरी ऑफ द स्टेट डेवलप्ड बाय कौटिल्य। द किंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द हेड ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो किंग की अगर हम बात करें तो किंग को किसी भी राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो माना गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट। द किंग परफॉर्म मल्टी डायमेंशनल फंक्शन। फिर किंग की जो ड्यूटीज बताई गई हैं, फंक्शन बताए गए हैं, वो मल्टी डायमेंशनल है ना। बहुत सारे फंक्शंस बताए गए हैं, कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। The king's function involved the protection not only of his kingdom against external aggression but also of life property and traditional custom against internal feuds। अब किंग की जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी बताई है वो ये बताई है कि किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अपने राज्य को किसी भी एक्सटर्नल अटैक से उसको प्रोटेक्ट करे, और साथ में इंटरनली अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे भी इंटरनली कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कोई विद्रोह हो रहा है, कहीं पे एंटी सोशल एलिमेंट्स काम कर रहे हैं, तो उनसे भी अपने राज्य को, अपने राज्य के लोगों को और उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, Now he protect the family system by punishing adultery and ensuring the fair inheritance of family property। फिर ये बताया गया कि अगर राज्य के अंदर फैमिली सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है तो एडल्ट्री जो है उसको पनिश किया जाए, उसके लिए लॉ बनाए जाए, और साथ में जो फैमिली की प्रॉपर्टी है, अब मान लीजिए एक पर्टिकुलर व्यक्ति है फैमिली में, उनकी डेथ हो जा रही है, तो अब उनकी प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी उनकी नेक्स्ट जनरेशन में, तो इस बात के लिए भी रूल एंड रेगुलेशन जो है बनाए जाए ताकि फैमिली मेंबर्स में कोई डिस्प्यूट्स ना हो। He protected widows and orphans by making them his ward. He protected the rich against the poor by suppressing robbery. He protected the poor against the rich by punishing extortion and oppression. And religion was protected by liberal grants to learned Brahmins and temples। तो यहाँ पे और कुछ फंक्शन बताए गए हैं कि राज्य के अंदर जो पुअर लोग हैं या विडोज हैं, है ना, उनको बेसिकली राजा जो है उनके लिए कोई पॉलिसी बनाए, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करें। ये भी देखें, इस तरह के भी कानून बनाए कि जो रिच लोग हैं वो पुअर लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके, और साथ में राज्य के अंदर जो भी रिलीजन फॉलो किया जा रहा है उसको प्रोटेक्ट करें। तो प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली क्या होगा, प्रोटेक्ट करने के लिए जो टेम्पल्स हैं जहां पे रिलीजन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है तो उनको और ब्राह्मण्स को वो क्या करें, ग्रांट प्रोवाइड करें जिससे वो रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर सके। ठीक है, और अगर इसमें हम बात करते हैं तो इसमें राजा का बेसिकली अर्थशास्त्र में टाइम टेबल बताया गया है। तो चाणक्य ने स्पेसिफिकली बताया है कि राजा का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ लिखा है, अर्थशास्त्र सजेस्ट अ टाइम टेबल फॉर द किंग्स डे। राजा का जो एक पूरा दिन है ना, 24 आवर्स है, उनको किस तरीके से डिवाइड किया है, विच अलाउज हिम ओनली 4.5 आवर्स स्लीप। सिर्फ 4.5 घंटे राजा को सोना है। ठीक है, उसके बाद 3 आवर्स फॉर ईटिंग एंड रिक्रिएशन। राजा को अपने मनोरंजन के लिए और अपने ईटिंग के लिए, है ना, सिर्फ 3 घंटे रखने हैं। तो टोटल आपका 7 आवर्स, 7.5 आवर्स हो गया। अब बाकी का टाइम राजा को क्या करना है, तो राजा को क्या करना है, द रेस्ट ऑफ द डे बीइंग स्पेंट इन द डिफरेंट काइंड ऑफ अफेयर्स ऑफ द स्टेट। राज्य के वेलफेयर के लिए काम करना है। बाकी का जो टाइम बचा हुआ है, लोगों की प्रॉब्लम सुननी है, लोगों को जस्टिस देने का काम करना है, पॉलिसी बनानी है, मीटिंग्स करनी है ना, तो बाकी का टाइम राजा क्या करेगा, अपने राज्य के वेलफेयर के लिए काम करेगा। The king is told that he must be prompt in the administration of justice and always accessible to his people। राजा कैसा होना चाहिए, न्याय देने वाला होना चाहिए, और अपने लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए क्या होना चाहिए, accessible होना चाहिए, कि लोग जब भी प्रॉब्लम लेके जाएं तो राजा उनको मिलना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद अगर हम देखें तो हिस्ट्री में ये बताया गया, बहुत सारे जो हिस्टोरियंस रहे उन्होंने कहा है कि टाइम टू टाइम जैसे जैसे आगे टाइम होता गया, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन या सभी तरह की कंडीशंस चेंज होती गई, तो राजा की पावर्स के अंदर, राजा की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर भी चेंजेस आते चले गए। ठीक है, आफ्टर 500 BC द ऑफिस ऑफ द किंग वाज एलिवेटेड टू अ न्यू हाइट्स। 500 BC के बाद जो है बहुत अधिक चेंज आया। क्या? ड्यूरिंग दिस पीरियड द किंग बिकेम द इफेक्टिव हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर वाज नो पॉपुलर असेंबली लाइक समिति टू चेक हिम। इससे 500 BC से पहले क्या हो रहा था, राजा को सुपरवाइज करने के लिए एक असेंबली हुआ करती थी जिसको नाम दिया गया समिति। बेसिकली ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे। लेकिन 500 BC के बाद क्या हुआ, जो ये समिति या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इनका जो एक राजा के ऊपर चेक था, सुपरवाइजरी थी, वो धीरे धीरे अब क्या हो गई, यहां तक आते आते खत्म हो गई। He controlled both the treasury and the military forces through commander in chief and treasurer were under him। अब धीरे धीरे राजा का पूरा कंट्रोल राज्य की ट्रेजरी पे हो गया, राजा मिलिट्री जो फोर्सेस है उनका कमांडर होने लगा। ठीक है, और जो ट्रेजरर रखे जा रहे हैं या कमांडर इन चीफ रखे जा रहे हैं वो भी राजा की मर्जी से रखे जा रहे हैं। क्लियर? Ministers were selected by the king and held office at his pleasure. The king presided over the council of ministers and its decision had to receive royal assent। आगे चल के क्या हुआ, राजा जो भी डिसीजन ले रहा है तो वो सर्वसम्मति से डिसीजन जो है वो पास हो रहे हैं। ठीक है, नाउ सेकंड है हमारा इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जैसे आज की डेट में भी हम देखते हैं हमारी जो गवर्नमेंट है, लोकसभा, राज्यसभा है ना, पार्लियामेंट है हमारा, तो उसमें भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जो बेसिकली राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी की हेल्प के लिए होते हैं। बेसिकली राष्ट्रपति जी की हेल्प के लिए होते हैं। तो ये एंशिएंट इंडिया का कॉन्सेप्ट है। क्या है? मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ एडवाइजर हैव बीन रिगार्डेड बाय एंशिएंट पॉलिटिकल थिंकर्स एज वेरी वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी पॉलिटिक। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एंशिएंट टाइम से ही बहुत उसको इंपॉर्टेंट माना गया है। ठीक, The Mahabharata observed at one place that the king is vitally dependent upon minister as animals are upon clouds, Brahmins on the Vedas and women upon their husband। अगर एंशिएंट इंडिया की बात करें तो महाभारत में भी ये कहा गया है कि जैसे एनिमल्स जो होते हैं वाटर के लिए क्लाउड्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ब्राह्मण्स वेदों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वुमेन अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहती है, वैसे ही राजा जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, द साइज ऑफ द मंत्री परिषद, आगे और बढ़ते हैं, मतलब कौटिल्य ने जो लिखा है अपने अर्थशास्त्र में उसकी बात करें तो साइज बताया गया है इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद का। द साइज ऑफ दिस मंत्री परिषद और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वेरिड एंड द अथॉरिटी सजेस्टेड फिगर्स रेंजिंग फ्रॉम 7 to 37। तो इसमें साइज बताया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी बनेगी, काउंसिल जो भी बनेगी उसमें 7 से 37 तक जो है मंत्री रख सकते हैं। It seems that the body was divided into two parts, मंत्रिणा एंड मंत्री परिषद। अब ये जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है इसमें मंत्रिणा और दूसरा पार्ट है इसमें मंत्री परिषद। क्लियर? मंत्री परिषद वाज द लार्ज बॉडी। अब ये जो मंत्री परिषद है ये लार्ज बॉडी है, रिजेंबलिंग अ मॉडर्न काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हमारे आज की डेट में पार्लियामेंट में होती है। It consisted of all ministers, सभी तरह के इसमें मिनिस्टर्स आ जाएंगे। और मंत्रिणा जो है वो स्मॉलर बॉडी होगी, कोर ऑर्गेनाइजेशन होगा विद इन द मंत्री परिषद, लार्जली रिजेंबलिंग द मॉडर्न कैबिनेट। ठीक है, अब देखिए जो बेसिकली आपका मंत्रिणा है वो कैबिनेट से आप उसको रिजेंबल कर सकते हैं और जो मंत्री परिषद है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेट आज की डेट में कर सकते हैं। इट इंक्लूडेड, अब ये जो मंत्रिणा है जो कैबिनेट है इसमें कौन कौन आ रहे हैं, फ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स लाइक पुरोहित, प्रीस्ट, सेनापति, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी एंड युवराज। ठीक है, तो ये लोग जो है ये बेसिकली जो कोर ऑर्गेनाइजेशन है मंत्रिणा इसके अंदर हुआ करते थे। द काउंसिल्स, अब काउंसिल का कुछ पर्पस या ऑब्जेक्टिव बताएं। द काउंसिल पर्पस वाज प्राइमरीली टू एडवाइज द किंग एंड नॉट टू गवर्न बट इट वाज not to govern but it was mere rubber stamping body। ठीक है, काउंसिल का ऑब्जेक्टिव ये बताया बेसिकली राजा को सुपरवाइज करेंगे, ये रबर स्टैंपिंग बॉडी नहीं होगी, मतलब राजा ने जो कह दिया है ना उसको नहीं मानेंगे। तो इनको जो राज्य के हित में लगेगा वो डिसीजन राजा को बताएंगे और राजा को सुपरवाइज करेंगे। काउंसलर शुड स्पीक फ्रीली, जो ये काउंसलर होते थे ये फ्रीली अपनी बात रख सकते थे एंड ओपनली
that the king should consider their advice, और राजा भी इनकी एडवाइस मान के ही अपने राज्य अपने देश को चलाया करते थे. In fact, the council often exerted great powers. It might transact business in the king's absence. मान लीजिए राजा एब्सेंस में, इसका मतलब राजा बीमार है, राजा कहीं अपने राज्य से बाहर गया हुआ है और बिजनेस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिना राजा के डिसीजन ले सकते थे. It might take minor decision without consulting him. The council of minister was not merely a recording body, for very often it used to suggest amendment to king's order or even recommended their total reversal. राजा ने मान लीजिए कोई ऑर्डर पास किया है ना, तो ये उसमें अमेंडमेंट चेंजेस सजेस्ट कर सकते थे या फिर राजा के ऑर्डर को पूरी तरीके से रोक सकते थे, रिवर्स कर सकते थे. ठीक है. नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का हमारा हुआ करता था? विद द एडवेंट ऑफ द मौर्यस ऑन द पॉलिटिकल स्टेज ऑफ इंडिया, ब्यूरोक्रेसी डेवलप एज वेल एज ऑर्गेनाइज्ड हियरार्किकल कैडरे बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. देखिए, जैसे जैसे राज्यों का निर्माण होता चला गया है ना, राजा को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पावर्स मिलती गई, धीरे धीरे अब रूल एंड रेगुलेशन बनते गए. तो यहाँ पे एक बेंचमार्क लिया गया मौर्यन एम्पायर. मौर्यन एम्पायर मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की बात कर रहे हैं, 322 बीसी की बात कर रहे हैं. तो 322 बीसी में जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने, मौर्यन एम्पायर उन्होंने एस्टैब्लिश किया, उसके बाद से धीरे धीरे उन्होंने ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंज करना शुरू कर दिए. जैसे ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गई, हियरार्किकल हो गई, कैडरे और ग्रेड बेस्ड हो गई. ठीक है. इफ वी रिलाई ऑन द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी वाज अ रिमार्केबल फीचर ऑफ द मौर्यन एम्पायर. ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या रहा है? तो वो रहा है लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी. ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी. फिर अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने 18 तीर्थ बताए गए. 18 तीर्थ. तो ये तीर्थ कौन होंगे? 18 तीर्थ जिनको महाअमात्य बोला गया है और हाई फंक्शनरी बोला गया है, जिनको मतलब हायर पोस्ट जो है राज्य के अंदर दी गई है. ऑल्दो द टर्म महाअमात्य is used only on a few occasions in the Ardhashastra, its real counterpart being Amatya. It is familiar enough in Ashokan inscription. महाअमात्य तो कई जगह यूज किया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, लेकिन किंग अशोका के टाइम तक आते आते इसी टर्म को बेसिकली अमात्य बोला गया है. तो अशोका से रिलेटेड जो भी हमें इंस्क्रिप्शन या लिटरेचर या आर्कियोलॉजिकल सर्वे को जो भी चीजें मिली हैं इस तरह की, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है, तो वहां पे जो टर्म यूज की गई है वो अमात्य यूज की गई है ना. इन एडिशन टू द 18 तीर्थ, अभी जो 18 तीर्थ या अमात्य, इनके अलावा कौटिल्य प्रोवाइड इन सम डिटेल अकाउंट्स ऑफ 27 सुप्रिटेंडेंट्स अध्यक्ष concerned mostly with economic functions and some military duties through social function are not ignored. मतलब पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी ब्यूरोक्रेसी को चलाने के लिए 18 अमात्य तीर्थ हैं. फिर उनके अंडर में अध्यक्ष रखे गए हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के क्या होंगे? सुप्रिटेंडेंट होंगे, और ये राज्य को चलाने का बेसिकली क्या करेंगे? काम करेंगे. ठीक है. द मौर्यस डेवलप्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी. ये मैंने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट फीचर रहा मौर्यन एम्पायर का या एंशिएंट इंडिया का. With the help of this centralized bureaucratic structure, not only did the government regulate the economic life of the country, but it also took an important part in it. ठीक है, ये जो पूरा well organized bureaucracy बनी, इससे जो राज्य की इकोनॉमी है उसको कंट्रोल किया गया, इकोनॉमिक लाइफ को कंट्रोल किया गया, बहुत अच्छे से कंट्रोल किया गया. इसके अलावा ऑल माइंस, जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो जितनी भी माइंस है लाइक पर्ल mines, pearl bed, fisheries, salt pans were owned by the state and were either worked directly with the labor of criminals or let out to entrepreneurs from whom the king claimed a percentage of output as royalty. तो ये जितनी भी माइंस या फिशरी बैड्स, सॉल्ट पेन्स है ना, पर्ल बैड्स, इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हुआ करती थी, ये राज्य के पूरे कंट्रोल में हुआ करती थी. अब
राजा जो है या तो यहाँ पे जो काम करवाना है तो राज्य के जो क्रिमिनल हुआ करते थे उनसे यहाँ पे काम करवाया जाता था, या इनको एक तरीके से लीज पे दे दिया जाता था, लोग उनको संभालते थे और इसके बदले में राजा को जो है क्या मिलता था, एज अ रॉयल्टी या उसका कुछ परसेंटेज जो भी आमदनी होगी वो राज्य के खजाने में जमा हो जाता। मतलब राज्य ने उनको लीज पे दे दिया और उसके बदले में रॉयल्टी ले ली। तो इस तरीके से हम इस टॉपिक में हमने देखा कि एंशिएंट इंडिया में जनरली मॉडर्न एम्पायर में और जो हमारा क्या कहते हैं नॉर्दर्न रीजन रहा है, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था वो किस तरीके का हुआ करता था। तो आज के टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू।